नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हिंदी की पाठशाला में। ये स्थान मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ये स्थान मेरे लिए विशेष है। यहीं से मैंने प्रारंभ की अपनी शिक्षा, यहीं प्रारंभ की अपनी दीक्षा, यहीं खेला हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ। ये स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, जो भी मैं आपको समझा पा रहा हूँ, जो भी मैं आपको लिखा पा रहा हूँ, वो सब कुछ उसका प्राथमिक रूप मैंने यहीं से सीखा है। इससे पहले कि हम आज की अपनी कक्षा शुरू करें, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी महर्षि पाणिनि की, कहानी उस व्याकरणवेत्ता की जिसने व्याकरण को मूल स्वरूप दिया। वैदिक संस्कृत में लोगों के घर घर में संस्कृत थी, परंतु लौकिक संस्कृत तक आते आते यह व्याकरण के सूत्रों में बंधी, जिसका श्रेय जाता है महर्षि पाणिनि को। महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर की आराधना की, उपासना की, और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर अपने डमरू से उनको 14 सूत्रों का ज्ञान दिया। जी हाँ, और मूल स्वरूप अष्टाध्यायी जो है वो इन्हीं 14 सूत्रों का विस्तार है। ये 14 सूत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं क्योंकि कहीं ना कहीं संगणक, कंप्यूटर का आदि स्वरूप इन्हीं 14 सूत्रों पर आधारित रहा। और ये 14 सूत्र थे अ, इ, उण, ऋ, ऋक्, ए, ओंग, ऐ, औच, ह, य, व, रट, लण, यम, गण, नम, झ, भय, गढ़, दश, जब, गढ़, दश, खफ, छठ, चट, तब, कपय, शश, सर, हल। इन्हीं 14 सूत्रों से आधुनिक हिंदी वर्णमाला का विकास भी संभवतः हुआ है। आधुनिक स्वरूप में आते आते हिंदी में वर्णमाला में विशेष रूप से कई स्वरों, कई व्यंजनों का लोप भी हुआ है और कुछ प्रायः सम्मिलित भी किए गए हैं, जिसमें द्वित्व व्यंजन ढ़, ढ का विशेष उल्लेखनीय प्रयोग हमें मिलता है। इससे पहले कि हम आज का अपना ये कार्यक्रम या ये पाठशाला शुरू करें, क्या आप लोग वर्णमाला के विषय में जानते हैं? निश्चित रूप से आप लोग जानते होंगे, परंतु क्या उसके आधुनिक स्वरूप, उसकी आदि संरचना, उसकी आधुनिक संरचना और उसकी संरचना में भाषा वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सभी नियमों का क्या आपको ज्ञान है? क्या आपको भाषा की वर्णमाला के निश्चित क्रम का ज्ञान है? यदि नहीं तो आज हम उसी के बारे में सीखेंगे, जिसकी प्रथम श्रृंखला होगी स्वर। स्वरों के बारे में जानने से पहले हमें एक बात जान लेनी चाहिए। स्वर अर्थात जो व्यंजनों के पूरक हैं, स्वर अर्थात जो मूलतः 11 हैं और अयोगवाह के सहित 13 हैं, स्वर अर्थात जिनकी अपनी मात्राएं हैं, और स्वर अर्थात जो स्वयं पूर्ण होते हैं, हमेशा पूर्ण रहते हैं और व्यंजनों के संपर्क में आकर व्यंजनों को भी पूर्ण कर देते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? जिस प्रकार फूलों से गुथी हुई माला फूलों की माला है, वैसे ही वर्णों के निश्चित क्रम से, एक निश्चित अनुक्रम को लेते हुए, एक निश्चित क्रम सहित जो व्याकरण है, जो वर्ण है, जो वर्णों की श्रृंखला है, उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में मूलतः स्वर 11 हैं और इन स्वरों को ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत इन 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। ह्रस्व अर्थात लघु, छोटे, दीर्घ अर्थात ह्रस्व से कुछ बड़े, और प्लुत अर्थात ह्रस्व और दीर्घ को मिला करके उनसे बड़े। इसको बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल तरीके से अगर समझना हो तो एक चुटकी कि जितना समय ह्रस्व स्वरों पर लगता है, 2 चुटकियों जितना समय दीर्घ स्वरों पर लगता है, और 2 से अधिक चुटकियां जितनी लगेंगी उनका उतना समय प्लुत स्वरों पर लगता है। प्रायः हिंदी भाषा में प्लुत स्वरों का इतना प्रयोग नहीं होता है, परंतु आपने देखा होगा ओम लिखते हुए जो ओम के मध्य में 3 संख्या लिखी जाती है, वो प्लुत को दर्शाती है। जैसा कि हमने अभी तक जाना है स्वरों के बारे में, इन स्वरों के क्रम के बारे में, अब हम जानते हैं ये स्वर 11 किस प्रकार से हैं, किस क्रम में हैं। यदि हम इनको गाकर भी देखना चाहें तो वो भी निश्चित रूप से संभव है।
आइए देखते हैं स्वर। तो आपके सामने है स्वर लिखे हुए हैं, स्वरों की संख्या 11 है और इन स्वरों का उच्चारण, इन स्वरों का क्रम किस प्रकार से रहेगा आइए देखते हैं। अ आ इ ई उ ऊ री री री। इसको 3 बार बोलने का एक ही मेरा औचित्य है, क्योंकि हम प्रायः इसको री बोलते हैं, री स्वर नहीं है। र को ह्रस्व इकार की मात्रा री बनता है, परंतु ये री है। और री को बोलते समय जिस प्रकार से स्वरों के उच्चारण के समय जीभ के द्वारा कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती, उसी प्रकार हमारे वोकल कॉर्ड से उस हवा का निस्सरित होना ही री का सही उच्चारण है, जिसमें जीभ कहीं भी छुएगी नहीं। किसी प्रकार की हमारी वो जो प्राण वायु अपान वायु है, वो जो हमारे भीतर की जो वायु है जो ध्वनियों को उत्पन्न कर रही है, उन ध्वनियों में किसी प्रकार की वोकल कॉर्ड के द्वारा, हमारे मुख तंत्रियों के द्वारा किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसका सही उच्चारण है री री री। दोबारा से ए आई। निश्चित रूप से आपने इसका स्वर भी सुना होगा ए कोई भी ध्वनि नहीं है, इसका शुद्ध सटीक उच्चारण है ए आई ओ औ। ये मूल रूप से हमारे 11 स्वर हैं। आइए थोड़ा फिर से अभ्यास करते हैं। अ आ ई उ री, अ आ ई उ री। ए आई ओ औ स्वर कहलाते हैं, ए आई ओ औ स्वर कहलाते हैं। अ आ ई उ री, ए आई ओ औ स्वर कहलाते हैं, ए आई ओ औ स्वर कहलाते हैं। अंग अह अयोग वह, अंग अह अयोग वह, अंग अह अयोग वह। अ के योग से वहन होने वाले अयोग वह, अर्थात अ के योग से वहन होने वाले वो स्वर जो अ के योग से निर्वहित होते हैं, अर्थात अनुस्वार और विसर्ग। इनको जब भी हमने प्रयोग करना है तो ये अ के सहित ही प्रयोग होते हैं, अ स्वर के साथ ही ये आते हैं, इसलिए इनको अब कोटि में रख दिया गया है अयोग वह की कोटि में। तो स्वरों की मूलभूत संख्या हो गई 11, अयोग वह की संख्या हो गई 2, कुल 13। स्वर 11, अयोग वह 2, ये हो गए मूल 13। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको बताया था, स्वरों का दो तरीके से प्रयोग होता है। नंबर 1, स्वर अपने मूल स्वरूप में प्रयोग होते हैं, जो कि हमने पढ़ा अ आ ई के रूप में। दूसरा, मात्राओं के रूप में। निश्चित रूप से यहाँ पे ये थोड़ा समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, परंतु जब आप अभ्यास करेंगे, जब आप इसको बार बार देखेंगे, जब आप खुद से लिखने का प्रयत्न करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको मात्राओं का भी ज्ञान हो जाएगा। सबसे पहले अ, आपने देखा होगा अ के नीचे मैंने क्रॉस का चिन्ह लगाया है। इसका अर्थ क्या है? अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, परंतु अ एक ऐसा स्वर है जो व्यंजनों के साथ आकर उसके हलंत चिन्ह को हटा देता है, जो उसके हलंत को दूर कर देता है। अर्थात किसी वर्ण को, विशेष रूप से किसी व्यंजन को पूर्ण करने में अ का विशेष महत्व है, उसका विशेष योगदान है। जैसे मैंने लिखा क, तो यदि मैं क का वर्ण विच्छेद करूं तो क का वर्ण विच्छेद होगा क हलंत जमा अ। जब तक ये अ मिला हुआ नहीं होगा तब तक क के साथ हलंत की मात्रा लिखी जाएगी। हलंत आप जानते होंगे, या आप दोबारा इसको अभ्यास करेंगे तो हलंत अर्थात वो जो वर्ण के आधे होने को निर्दिष्ट करता है, वर्ण के आधे होने को बताता है। अर्थात जब तक किसी व्यंजन के नीचे ये चिन्ह लगा रहेगा तब तक हमें ज्ञान रहेगा कि ये व्यंजन जो है ये हलंत है, ये स्वर विहीन है, ये स्वर युक्त नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं
क व्यंजन में अ मिलने से बन गया क, अर्थात एक पूर्ण व्यंजन, एक पूर्ण वर्ण किसके योग से? अ के योग से, क्योंकि इसको लिखने से क में कोई विशेष मात्रा नहीं जुड़ी, बस एक हलंत हटा है, इसीलिए हम कहते हैं अ की अपनी कोई विशेष मात्रा नहीं है। अ सिर्फ वर्ण को पूर्ण करने में सहयोगी होता है, काम आता है। उसके बाद है आ, जैसे इसकी मात्रा आपके सामने है, आ की मात्रा जैसे का। तो यदि हम फिर से इसी का वर्ण विच्छेद करें तो वो होगा क हलंत जमा आ, का मात्रा लगी हुई है। उसके बाद की, एक ह्रस्व इकार की मात्रा जैसे की। इसके पश्चात ई, जैसे की। इसके पश्चात उ, कु। इसके बाद उ, कु। इसके बाद री, री, क्री, क्री, क्री। इसके बाद आई, माफ कीजिएगा, इसके बाद ए, के। इसके बाद आई, कई। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमें, के और कई, ए में एक मात्रा है, अर्थात ये ए का स्वरूप किसमें परिवर्तित हो जाता है? मात्रा में। यहां पर आई लिखते समय यदि हम इसको मूल स्वरूप में लिखते हैं तो एक मात्रा आती है, परंतु जब इसका मात्राओं में प्रयोग होता है तो यही एक, ये ए मूल स्वरूप, एक मात्रा, ये हो जाती है दो। इसका ध्यान विशेष रूप से रखना है। ए अर्थात सिंगल मात्रा है, आई अर्थात डबल है। वो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि लिखते समय दीर्घ में एक ही मात्रा का प्रयोग होता है जब उसको मूल स्वर के रूप में लिखा जाता है। आगे चलते हैं। ओ, को, को, औ, कौ, ओ, को, औ, कौ। तो ये हो गई स्वरों की मात्राएं। इसके अलावा जो अयोगवाह की मात्राएं हैं, अनुस्वार के रूप में जो लगती है वो अंग, जैसे कंग, और विसर्ग, विसर्ग जो कि प्रायः किसी शब्द के अंत में या वर्ण के अंत में लगते हैं। दो बिंदियां जो ह की ध्वनि देते हैं, इनकी ध्वनि होती है ह की साउंड, ह की ध्वनि होती है। जैसे यदि इनको मैं क के साथ लगाऊं तो कंग और कह, कंग और कह। तो ये है हमारा आज का पाठ, जिसमें हमने पढ़ा स्वर जो मूल रूप से संख्या में है 11। उसके बाद हमने पढ़ा अयोगवाह, अंग और अ जो संख्या में है 2। उसके बाद हमने पढ़ी स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं, स्वर 11 है, मात्राएं 10 हैं। उसका कारण, क्योंकि अ की अपनी कोई मात्रा नहीं है। अ का प्रयोग सिर्फ वर्ण को पूर्ण करने में सहयोगी होता है। इसके अलावा हमने देखा ए और आई में मूल स्वरूप में बिना किसी मात्रा के और एक मात्रा सहित है, जबकि जब इसको वर्णों में या इसको मात्राओं में प्रयोग किया जाता है तब एक मात्रा और दो मात्राओं का रूप ये ले लेता है। इसी प्रकार हमने जाना अंग और अह, अनुस्वार जिसका नाम है, अंग में जो ये बिंदी है इसको बोलते हैं अनुस्वार, अनुस्वार जिसका प्रयोग आपने देख लिया। इसके बाद है विसर्ग जिसका प्रयोग हमने जाना। इसके अलावा एक और है जिसको इस कोटि में तो नहीं रखा जाता, परंतु वो बहुत प्रयोग भी होता है, उसमें है अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु। तो ये हमारा आज का पाठ योजना रही। निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें होती हैं जो पहली बार में कुछ समझ में नहीं आती। आप अभ्यास कीजिए, इसको 1-2 बार देखिए। उसके पश्चात यदि कोई समस्या रह जाती है तो हम उस पर कक्षा में या जब भी हम लोग मिलेंगे तो अवश्य विचार करेंगे। नमो नमः। नमस्ते। व्याकरण वर्णमाला संबंधित जो हम पढ़ रहे हैं उसका द्वितीय भाग
आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको जल्दी से एक बार अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा स्वर, स्वरों की संख्या, स्वरों की मात्राएं। यहाँ तक हमारा हुआ था। एक बार अभ्यास। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ स्वर कहलाते हैं। ए, ऐ, ओ, औ स्वर कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11। अब हम लोग स्वरों का विभाजन और शेष वर्णमाला के बारे में जानेंगे, जैसा कि आप सबके सामने है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर विभाजन। मैंने शुरुआत में आपको बताया था स्वर 3 कोटियों में रखे जाते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, जिनका अगर हम जानकारी प्राप्त करना चाहें तो कैसे पता चलता है? 1 चुटकी ह्रस्व स्वर, 2 चुटकी जितना समय दीर्घ स्वर, 2 से अधिक प्लुत स्वर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का अर्थात, ह्रस्व अर्थात लघु, छोटा। ह्रस्व अर्थात लघु, छोटा। तो ह्रस्व स्वर मूल रूप से कितने हैं? 4। ह्रस्व स्वर हिंदी वर्णमाला में स्वर के विभाजन में ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4। वो है अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4। उसके बाद है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के पश्चात दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर अर्थात दीर्घ, बड़ा। दीर्घ स्वरों की संख्या है 7। दीर्घ स्वरों की संख्या है 7। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 संख्या में ये जो अंतिम 4 हैं, जब हम लोग संधि विषय के बारे में पढ़ेंगे तब आपको इन चारों के बारे में और ज्यादा पता लग जाएगा, क्योंकि ये 2-2 स्वरों के मेल से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए मूल दीर्घ स्वर 3 हैं, इनको मिलाकर जो दीर्घ स्वर हैं उनकी संख्या हो जाती है 7। उसके पश्चात तो ये हो गए हमारे 11 स्वर। हाँ, स्वरों का भी एक और प्रकार है जो प्रायः हिंदी में हमें देखने को इतना इसका प्रयोग नहीं मिलता है। हालांकि इसका प्रयोग भी जो इतिहासकार हैं, जो भाषा वैज्ञानिक हैं, या कहें जो कहानीकार हैं, जो निबंधकार हैं, उपन्यासकार हैं, वो इसका प्रयोग भी करते हैं, अलग अलग रूपों में करते हैं। और प्लुत स्वर की मैंने आपको बताया था, प्लुत स्वर में हमें पहचान होती है ये संख्या। ये संस्कृत संख्या है, इसका अर्थ है 3। इसका अर्थ है 3। तो जहां भी आपको ये संख्या प्राप्त हो, अर्थात वो स्वर क्या है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिसको बोलने में ह्रस्व और दीर्घ से अधिक समय लगता है। तो हमने पढ़ लिया ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद प्लुत स्वर ओम, इस तरह से। उसके बाद वर्णमाला में दूसरी कोटि है। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया है स्वर। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन की संख्या है 33, स्वरों की संख्या 11। व्यंजन जो है वो कितने प्रकार के, कितने हैं? 33। तो व्यंजन मैंने कुछ कोटियां बनाई हैं, मैंने नहीं, बहुत पहले से ये बनी हुई है और बहुत आसान ये तरीका है व्याकरण को समझने के लिए, खासकर वर्णमाला के निश्चित क्रम को याद करने के लिए। तो व्यंजन 3 कोटियों में विभक्त हैं: स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। व्यंजन की 3 कोटियां: स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्श, अंतस्थ,
ऊष्म। इन तीनों शब्दों का अभी विस्तार हम लोग नहीं करेंगे। इसके अगला जो हमारा पाठ योजना होगी वो वर्णमाला के उच्चारण स्थानों से संबंधित होगी, उसी में हम इनके बारे में वर्णन करेंगे। उससे पहले हमें जो अपेक्षित है, जो जरूरी है, वो है कि हमें वर्णमाला अक्षरशः पूर्ण क्रम से पूर्ण रूप से याद हो। जब हमें वर्णमाला पूर्ण अच्छे से याद होगी तो हम इन पर चर्चा करेंगे अगली पाठ योजना में। तो सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन, और अगर स्पर्श व्यंजन देखें तो इसकी 5 श्रेणियां हैं, 1 2 3 4 5। पांचों श्रेणियां क्या है? कु, चु, टु, तु, पु। बस व्यंजन 25 स्पर्श व्यंजन के कोटि प्रकार है 25 वर्ण। कौन कौन सी कोटि में? कु, चु, टु, तु, पु। ये जो छठी कक्षा में विद्यार्थी थे गत वर्ष, उनको ये याद भी होगा। कैसे था, हमने इसको कैसे किया था? स्वरों का हमने किया था, जो हमने पहले अभ्यास किया। अब हम करेंगे स्पर्श व्यंजन कु, चु, टु, तु, पु। स्पर्श व्यंजन कु, चु, टु, तु, पु। कु अर्थात क, ख, ग, घ, ङ, ङ, ङ। चु अर्थात च, छ, ज, झ, य, य, य। टु अर्थात ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण। इसके अलावा 2 अन्य जो बाद में जोड़ लिए गए हैं, इनका उच्चारण देखेंगे ढ़, 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 ढ़। एक बात ध्यान में रखनी है, इनका उच्चारण अढ़, अढ़ नहीं है, इनका उच्चारण है ढ़, 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 ढ़। उसके पश्चात तु अर्थात त, थ, द, ध, न। तु अर्थात त, थ, द, ध, न। पु अर्थात प, फ, ब, भ, म। पु अर्थात प, फ, ब, भ, म। इस तरह से ये 5 वर्ग कहलाते हैं। कु वाला कहलाता है क वर्ग, चु कहलाता है च वर्ग, टु कहलाता है ट वर्ग, तु कहलाता है, माफ कीजिए, चु च वर्ग ये रहा, चु च वर्ग। उसके बाद ट, टू अर्थात ट वर्ग, तु अर्थात त वर्ग, और पु अर्थात प वर्ग। तो 5 जो व्यंजनों की कोटियां हैं, 5 प्रकार है। कु, चु, टु, तु, पु। कु अर्थात क वर्ग, चु अर्थात च वर्ग, टु अर्थात ट वर्ग, तु अर्थात त वर्ग, और पु अर्थात प वर्ग। जो जो प्रथम वर्ण है उन्हीं पर इनके नाम है। एक वर्ग में कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 और 5। एक वर्ग में कितने? 5। कुल कितने? 5। तो स्पर्श व्यंजन हो गई संख्या हमारे पास 25। स्पर्श व्यंजनों की कितनी संख्या हो गई हमारे पास? 25। इसका स्वर सहित उच्चारण स्पर्श व्यंजन कु, चु, टु, तु, पु। कु अर्थात क, ख, ग, घ, ङ। चु अर्थात च, छ, ज, झ, य। टु अर्थात ट, ठ, ड, ढ, ण। तु अर्थात त, थ, द, ध, न। पु अर्थात प, फ, ब, भ, म। स्पर्श
व्यंजन कुचुटु तुपु। अगली कोटि तो हमने अभी तक पढ़ लिया स्पर्श व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे अंतस्थ। अब हम पढ़ेंगे अंतस्थ। अंतस्थ यरलव यरलव, अंतस्थ अंतस्थ यरलव। उसके बाद तीसरी कोटि ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन श स स ह, श श स ह। इनका उच्चारण स्थान बताते हुए आपको इनके भी भेद और इनको बोलने के तरीके के बारे में और अधिक अच्छे से बताया जाएगा। श शलगम, षटकोण षटकोण, साथी साथी, शलगम षटकोण साथी। ऊष्म व्यंजन श श स ह। उसके बाद जो चार हैं संयुक्ताक्षर। चार क्या हैं? संयुक्ताक्षर। तो अंतस्थ भी कितने हैं? चार। ऊष्म भी कितने हैं? चार। उसके बाद संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर की श्रृंखला है चार। संयुक्ताक्षर भी हमारे पास कितने हैं? चार। संयुक्ताक्षर इनको इसलिए कहते हैं, संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, अक्षर अर्थात वर्ण। तो जब दो वर्ण जुड़कर एक निश्चित क्रम में मान लिए जाए, बेशक हिंदी वर्णमाला में बहुत सारे ऐसे वर्ण होते हैं जिनको संयुक्त रूप में लिखा जाता है, जिनको संयुक्त रूप में लिखा जाता है, परंतु इन चार को लिखने के लिए एक विशेष वर्ण की क्रम बन गया है। अर्थात जब हमने क और श को एक साथ लिखना हो तो बन जाता है क्ष। त और र को मिलाकर लिखना हो तो बनेगा त्र। तीसरा है ज और य। अगर हम वर्ण विच्छेद के तरीके से देखें तो ज और य, ज ज, जो इसका वैदिक काल में भी इसका उच्चारण रहा है और मूल रूप से संस्कृत में इसका जो सटीक शुद्ध उच्चारण है वो ज्य है, अर्थात ज्ञानी, ज्य। उसका कारण क्या है? ज और य का मेल। परंतु आधुनिक हिंदी भाषा के मानकों के अनुसार, भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार अब इसको, क्योंकि इसका प्रचलित रूप ज्ञ है, इसलिए इसको ज्ञ, ज्ञानी, ज्ञ इसका उच्चारण किया जाता है। परंतु फिर भी संयुक्ताक्षर इसका वर्ण विच्छेद करते समय ग और य नहीं आ सकता है। इसका वर्ण विच्छेद ज य के साथ ही होगा। तो इसलिए ये दोनों ही रूप इसके सटीक हैं, शुद्ध हैं। एक सटीक इसलिए है क्योंकि उसका वैज्ञानिक आधार भी है, वो संस्कृत का आधार लिए हुए है और वो किसी ना किसी रूप में सटीक भी बैठता है, स्पष्ट भी बैठता है। परंतु यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम, इसलिए इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इसका जो उच्चारण है वो ज्ञ की स्थान पर ज्ञ, ऐसा भाषा वैज्ञानिकों, हिंदी भाषा वैज्ञानिकों ने मान लिया है। और चौथा है श्र। श और र के योग से ये श्र बनता है। तो इनकी सभी की अगर संख्याएं देखें तो 11 हमारे पास स्वर व्यंजन, 33 में से 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 4 संयुक्ताक्षर, 25, 4 29 और 4 33। यहां तक हो गए व्यंजन। और ये एक अलग कोटि हो गई संयुक्ताक्षर की। संयुक्ताक्षर में हमारे पास कितने हैं? 4। तो ये हो गए संयुक्ताक्षर 4। अभी तक जो हमारे पास कुल हो गए हैं 48, कुल हो गए हैं 48। हमने कुल वर्णमाला की संख्या है 52। वर्णमाला की कुल संख्या कितनी है? 52। हमने भी ये सभी पढ़ लिए हैं। 48 हमारी संख्या में आ गए हैं। 2 थे द्वित्व, द्वित्व व्यंजन जो हमने पढ़े थे ट वर्ग में, जो हमने पढ़े थे ट वर्ग में, जो है ड़ और ढ, ढ ढ। और आपको याद होगा स्वरों के बाद एक हमने पढ़े थे अयोगवाह। अयोगवाह
अयोगवाह भी कितने हैं? संख्या में 2। अयोगवाह कौन कौन से थे? अंग अर्थात अनुस्वार और अह अर्थात विसर्ग, ये हो गए अयोगवाह। तो कुल अगर आपको पूछे कोई आधुनिक समय में हिंदी वर्णमाला के कुल कितने वर्ण हैं, तो वो है 52, 52। कितने हैं? 52। इसका पूरा जो एक समरी है, इसका एक पूरा लिख करके मैं इस वीडियो के साथ ही लिंक में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी इसको लिख सकते हैं। और हाँ, एक आवश्यक सूचना, जब तक आप इनको लिखकर इनका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक ये निश्चित रूप से थोड़ा बहुत समझ अभी आ गया होगा, क्योंकि वर्णमाला को बहुत बड़ा विषय नहीं है, परंतु जब तक हम इसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक ये हमें नहीं आ सकता है। आप प्रयत्न करें, आप स्वयं याद करें, अपने घर वालों के साथ इसकी चर्चा करें और घर वालों को सुनाएं। इस तरह से सुनाएं जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कि घर वाले भी इसको आगे सीखें और वो आपको सुनाने का प्रयत्न करें। देखते हैं आप जल्दी सीखते हैं या आपके घर वाले। तो हमने इनका विचार कर लिया है। सस्वर वाचन करेंगे तो निश्चित रूप से जल्दी याद होंगे। सस्वर वाचन अर्थात स्वर अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ स्वर कहलाते हैं। अंग अह अयोग वह, अंग अह अयोग वह। स्पर्श व्यंजन कुचु टु टु पु, कु अर्थात क ख ग घ घ, चु अर्थात च छ ज झ य, टु अर्थात ट ठ ड ढ ण, तु अर्थात त थ द ध न, पु अर्थात प फ ब भ म। अंतस्थ यर ल व, यर ल व, अंतस्थ। ऊष्म व्यंजन श श स ह, ऊष्म व्यंजन श श स ह। संयुक्ताक्षर क्षत्र ज श्र, संयुक्ताक्षर क्षत्र ज्ञ श्र। इस तरह से हमारा ये जो विषय है वर्णमाला ये समाप्त होता है। धन्यवाद।